अब हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं मिस्टर इश्तियाक साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी सियालकोट कैंपस से आए हैं, जो अपना लेक्चर प्रेजेंट करेंगे और आपको नेक्स्ट ब्रीफिंग देंगे। और मैं गाहे बगाए बार बार स्टेज पे आता जाऊँगा इस तरह ब्रीफ करने के लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं गाजी यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर्स में और आने वाले तमाम स्टूडेंट्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज इस इवेंट के अंदर ना सिर्फ हमारी इज़्ज़त अफजाई की है, बल्कि इंशाअल्लाह ताला उन्हें बज़ात खुद भी इस इवेंट का आज के अख्ताम पे ज़रूर है। मैं तमाम फैकल्टी का, आने वाले तमाम रिस्पेक्टेड टीचर्स, प्रोफेसर, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स का भी शुक्रगुजार हूँ, जिनके बहून मिन्नत ये तमाम हमारी वर्कशॉप इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो रही है। बेसिकली हम बारहा नाम सुन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। आज के दौर के अंदर ये AI की ही कामयाबी है कि हर वो जो भी स्टूडेंट्स है, टीचर है, रिसर्चर है, डेवलपर है या प्रोग्रामर है या यूज़र है, वो किसी ना किसी लिहाज से AI को यूज़ कर रहा है। मगर इश्यूज़ इसके अलावा भी हैं कि दुनिया के अंदर कुछ एरियाज़ के अंदर अभी भी AI की अवेयरनेस नहीं है, या तमाम तर चीज़ें ऐसी जो यूँ कह सकते हैं कि फैसिलिटेशन इक्वालिटी नहीं है। इस इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए या AI का इम्पैक्ट डालने के लिए या AI क्या है ये बताने के लिए इंटरनेट सोसाइटी स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ने हमारे ये 2 डे वर्कशॉप अरेंज की। बेसिकली ये मकसद है, उसमें मैं इश्तियाक नईम, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस फ्रॉम UMT सियालकोट, मेरा जो टॉपिक है वो ये है फॉस्टरिंग ए वाइब्रेंट इकोसिस्टम फॉर AI रिसर्च, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। इसको आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उसके बाद हमारे बाकी स्पीकर्स हैं जिसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हम इंटरनेट सोसाइटी के भी शुक्रगुजार हैं और हमारे इंजीनियर अदील नायर साहब भी फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि मेरी जो बैचलर डिग्री है वो GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से है और सर भी वहीं से हैं। तो हमारी ये भी खुशी की बात है कि फैसलाबाद के लोग हमारे यहाँ डेरा गाज़ी खां तशरीफ़ ला रहे हैं और ये हम सबके मशहूर। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ फॉस्टरिंग ए वाइब्रेंट इकोसिस्टम। फॉस्टरिंग ए वाइब्रेंट इकोसिस्टम जब इसके मुतालिक डिस्कस किया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि वी मीन क्रिएट एंड सपोर्ट एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर ना सिर्फ हमारा डेवलपर होगा, ना सिर्फ यूज़र होगा, बल्कि रिसर्चर, साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स, उसके बाद एथिकिस्ट, ये तमाम लोग मिलकर एक इन्वायरमेंट जो बनाएंगे वो होगा फॉस्टरिंग ए वाइब्रेंट इकोसिस्टम। हम जानते हैं कि एक सिटी के अंदर क्या होता है। बेसिकली सिटी, कोई भी बड़ा शहर हो, वहाँ अगर सिर्फ और सिर्फ रोड हो और इंसान बसते हों
और बाकी फैसिलिटेशन, हेल्थ ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, बाकी इस तरह की तमाम तर चीज़ें ना हो, तो वो सिटी के अंदर तमाम लोगों के लिए रहने के लिए फिजिबल नहीं है। मैं सर डॉक्टर गुलफाम साहब का और तमाम फैकल्टी का भी मशहूर हूँ। एक सिटी की हम बात कर रहे थे, सिटी में अगर सिर्फ रोड हो और इंसान बसते हों और उसमें इलेक्ट्रिसिटी ना हो और उसमें किसी किस्म के हेल्थ की फैसिलिटेशन ना हो, लॉस ना हो, इन्फोर्समेंट ना हो, इन तमाम तर इश्यूज़ के बाद एक सिटी रहने के लिए फिजिबल नहीं है। फॉस्टरिंग ए वाइब्रेंट इकोसिस्टम इसी बात पे कि उसमें ना सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लोग होते हैं, उसमें हमारे पास हेल्थ के लोग होते हैं, इसके अंदर हमारे पास इकोनॉमिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, डेवलपर होते हैं। ये तमाम लोग मिलकर हमारे पास जो कुछ डेवलप करते हैं या एक हमारे पास टूल बनाते हैं, ये हमारा कहलाता है एआई इकोसिस्टम। उनमें से 3 मेन पार्ट होते हैं। एक होता है रिसर्च, और एक होता है हमारे पास डेवलपमेंट, और एक होता है डिप्लॉयमेंट। बोर तो नहीं हो रहे? मैंने क्या बातें की? 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से? रिसर्च, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। दोबारा सुन लें, हमारे पास बेसिकली एआई इकोसिस्टम के अंदर 3 मेजर पार्ट होते हैं। इसी बात के अंदर हम बात करेंगे। इनमें से फर्स्ट होता है क्या चीज़? रिसर्च। सेकंड क्या होता है? डेवलपमेंट। एंड थर्ड क्या होता है? डिप्लॉयमेंट। अब बेसिकली रिसर्च के अंदर क्या होता है? रिसर्च क्या है? कभी नाम सुना है रिसर्च का? कभी आर्टिकल पढ़ा है? हम आर्टिकल पढ़ते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, नाम सुनते रहते हैं, कभी कभार असाइनमेंट मिल जाती है, हमें प्रोफेसर बताते रहते हैं। रिसर्च बेसिकली किसी भी न्यू चीज़ को इनोवेट करना या बेसिकली एक आइडिया को इनोवेट करना होता है। कोई भी आइडिया जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता उसको हम बनाते हैं। हम एक जो रिसर्चर होता है उसका काम होता है कि आइडिया को बिल्ड करना। आइडिया बिल्ड हो गया है, अब नेक्स्ट क्या काम है? नेक्स्ट काम, आइडिया को हमेशा डेवलप किया जाता है। डेवलप कौन करता है? हमारे डेवलपर करते हैं। डेवलपर कौन होते हैं? जो प्रोग्रामर होते हैं। आज के दौर के अंदर चैट जीपीटी की मदद से, डीपसीक की मदद से, जेमिनी की मदद से अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लोग ही डेवलपर बन सकते हैं। आप आर, पाइथन, उसके बाद गूगल को लैब को यूज़ करते हुए किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी, आप बेशक लिटरेचर से हैं, बेशक एग्रीकल्चर से हैं, आप फिज़िक्स से हैं या मैथ से हैं या आपके पास स्टैटिस्टिक्स से, कोई भी आपका डिपार्टमेंट है, आप तमाम लोग इस वक्त डेवलपर भी हैं और प्रोग्रामर भी हैं। और ये सारा का सारा काम हमें एआई प्रोवाइड करता है। हम बात कर रहे थे 3 बिग हमारे पार्ट की, जिनमें से रिसर्च की बात की। रिसर्च में हमारे पास क्या होता है? पहली बात, बिग आइडिया होता है। साइंटिस्ट जो होते हैं, जो हम नाम सुनते रहते हैं कि साइंसदान, हम प्राइमरी लेवल में पढ़ते थे ना कि फलां साइंसदान ने ये बात की या फलां साइंसदान ने ये काम किया था। साइंटिस्ट जो होता है उसने हमेशा आइडिया को डेवलप करना होता है, और जो डेवलपर होता है या प्रोग्रामर होता है उसने उस आइडिया पे काम करना होता है। अब आइडिया आ गया, डेवलपर ने उस आइडिया को डेवलप कर दिया, प्रोग्रामर ने उसकी कोडिंग कर दी। अब थर्ड होता है कि हमारे पास दुनिया के अंदर जब कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का जो बेनिफिट है या किसी भी डिपार्टमेंट का बेनिफिट है वो ये है कि इंसानों को या हर वो जिंदा जानदार चीज़ को क्या उस रिसर्च का कोई बेनिफिट हो रहा है, क्या ह्यूमन के लिए या किसी भी जिंदा जानदार चीज़ के लिए उसकी सेहत के लिए या बाकी तमाम तर चीज़ों के लिए फैसिलिटेशन हो रही है या नहीं हो रही है। अब ये काम होता है ब्रॉडर लेवल पे, मास लेवल पे। इस काम के लिए डिप्लॉयमेंट होता है, और हमेशा डिप्लॉयमेंट
हमेशा कोई बड़ी कंपनी या जो फंडर या इन्वेस्टर जो है वो कर सकता है, जिसकी बेस पे जो आइडिया था, जो डेवलपर ने डेवलप किया और ब्रॉडर लेवल पे हमारे पास जो डिप्लॉयमेंट होगी वो ब्रॉडर कोई ऑर्गेनाइजेशन या इन्वेस्टर या फंडर की बेस पे उसे इंटरनेशनली या वर्ल्ड वाइड उसको सेपरेट किया जाएगा। बेसिकली ये एक हायरार्की है कि किसी भी बात के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर जो न्यू आइडिया होता है उसको कैसे डेवलप किया जाता है। बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। चलो अच्छा, इसमें से हमने बात की अभी AI इकोसिस्टम और उसके बाद 3 मेजर पार्ट की। हमने कहा AI इकोसिस्टम बेसिकली एक ऐसा इकोसिस्टम होता है जिसमें तमाम प्लेयर्स मीन्स डिपार्टमेंट, वो इंग्लिश का हो, फिजिक्स का हो, जो फाउंडेशन नॉलेज को यूज़ करते हुए हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट मिलकर जो टूल बनाएंगे, जो कोई नई चीज़ डेवलप करेंगे, वो हमारा AI इकोसिस्टम होगा, जिसमें 3 पार्ट है: रिसर्च, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। ग्रेट। हम और आप जानते हैं आज के दौर के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो यूनिवर्सिटी पढ़ रहा हो और वो चैट GPT यूज़ ना करता हो। ऐसा होता है? ऐसा मुमकिन नहीं है। चैट GPT ने हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दिया है। आप में से कितने लोग स्टूडेंट ये समझते हैं कि चैट GPT हमेशा एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करता है? क्या आप समझते हैं कि चैट GPT हमेशा एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करता है? प्लीज रेज हैंड जो समझता है कि हमेशा एक्यूरेट डाटा होता है। हमेशा एक्यूरेट डाटा नहीं होता। ये बात क्लियर है ना? अच्छा, चैट GPT के बेसिक उसमें काम कैसे होता है? बेसिकली वो डाटाबेसेस, गूगल से, यूट्यूब से, वेबसाइट से, ब्लॉग से, दुनिया के अंदर कोई भी काम जो पब्लिश हो चुका है उसको डेवलप, उसका डाटाबेस से एक्सट्रैक्ट करके हमें डाटा वो प्रोवाइड करता है। हमेशा वो लिखता है ये बात, मेरा डाटा ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेट हो सकता है इसके अंदर किसी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन हो। लिहाजा आपने जब भी चैट GPT से कोई भी डाटा लेना है, हमेशा एक हमारे वर्कशॉप आगे एक टॉपिक है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली एक मेन कंसेप्ट है जिसमें ये होता है कि हम कमांड कैसे दे सकते हैं, हम प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं। चैट GPT बेसिकली प्रॉम्प्ट की एक गेम है, एक खेल है। आप अगर तब कामयाब होंगे अगर आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में माहिर। अब हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, आपको भी ये शेयर कर देता हूँ, आप चैट GPT से कोई भी डाटा लें, उसे कुछ भी डाटा हो, उसे हमेशा बताएं कि मैं आपका तमाम का डाटा क्रॉस वेरीफाई करूँगा, लिहाजा मुझे हर डाटा के लास्ट पे रेफरेंस दो। आपने किस वेबसाइट से लिया है, आपने किस ब्लॉग से लिया है, आपने किस रिसर्च आर्टिकल से लिया है, आपने किस वीडियो से लिया है। आपने चैट GPT को कहा है कि डाटा जहाँ से भी आया है मैं इस डाटा को क्या करूँगा, क्रॉस वेरीफाई करूँगा, मुझे लास्ट पे तमाम तर डाटा के क्या करो, रेफरेंस प्रोवाइड करो। हमने अब क्या बात सीखी कि आप क्या कहेंगे, क्रॉस रेफरेंस। क्या करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे। कैसे वेरीफाई करेंगे? अब ऐसा तो नहीं है कि चैट GPT ने एक लाइन प्रोवाइड की, आप गूगल पे जाते हैं, वो देखते हैं वो लाइन कहाँ मौजूद है, वो तो बहुत सा टाइम लग जाएगा। आप उसे कहें हर लाइन का, हर लफ्ज़ का, जहाँ से भी आपने डाटा एक्सट्रैक्ट किया है मुझे उसका रेफरेंस दो, ताकि मैं उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकूँ। कल को मैं अगर ये डाटा कहीं भी अपने रिसर्च आर्टिकल में, असाइनमेंट में कहीं भी पब्लिश करता हूँ तो ये मैं रेफरेंस ऐड कर सकूँ कि मैंने ये डाटा कहाँ से लिया। दुनिया में दो असूल हैं कि डाटा या तो किसी का पब्लिश हो, जब अगर पब्लिश है तो हम उसका रेफरेंस देंगे, अगर पब्लिश नहीं है तो हमारा अपना ज़ाती होना चाहिए। इस 2 सूरतों के अलावा तीसरी कोई सूरत नहीं है। AI टूल से लिया है तो हमें किसी एक लिमिट प्रोवाइड करता है कि इस लिमिटेशन तक आपका प्लेज है और इस लिमिट के बाद आप ये प्लेज रिस्क के अंडर आ जाएंगे। आज का टर्निट के अंदर हमारे पास तमाम हमारे ये फैकल्टी जानते हैं कि हमारे पास टूल के अंदर ये बात वाज़ेह है
क्या हम ये चेक कर सकते हैं कि आपने डाटा किस एआई टूल से लिया है? ये टर्नेट अकाउंट हमें सारा कुछ बता देता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे चैट जीपीटी की। ये एआई की बेसिकली एक एप्लीकेशन है, चैट जीपीटी। अब हमारी जो हेडेक है वो है एआई पावर्स एवरीथिंग अराउंड अस। क्या हम समझते हैं कि एआई पावर है? दुनिया के अंदर पावर के डिफरेंट तरीके हैं, जिनमें से कोई मिलिट्री पावर है, कोई टेक्नोलॉजी पावर है, कोई इंफॉर्मेशन की पावर है, कोई डाटा की पावर है। ये तमाम तर पावर्स हैं। बेसिकली आज के दौर के अंदर एआई की दुनिया के अंदर या एआई बजाते खुद एक पावर है जो कंट्री, जो रीजन्स हमारे इस बात को यानी कि यूँ समझे पिक कर रहे हैं या उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, जिनमें से बहुत से बड़े नाम डिफरेंट दुनिया के अंदर हैं। वो जो लोग या जो कंट्रीज रिसर्च एआई पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पावर भी गेन कर रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी की पावर है, वो मिलिट्री की पावर है, वो हेल्थ केयर की पावर है, वो फाइनेंस की पावर है, वो इकॉनमी की पावर है। वो तमाम तर पावर्स एआई के साथ जुड़ी हुई। मैं सुबह चेक कर रहा था, हम और आप सब नाम जानते हैं एलन मस्क का, जो टॉप रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है, लेकिन कल से वो ऐसा नहीं है। अब कल से जो है हमारे पास एक और नाम आया है, लैरी एलिसन। बेसिकली लैरी एलिसन क्या है? लैरी एलिसन उसका नाम है। वो क्या है? बेसिकली आप और हम नाम जानते हैं ओरेकल। ओरेकल का नाम सुना है? ओरेकल का नाम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से अगर जो बच्चे हैं तकरीबन फेमिलियर हैं। ओरेकल ओरेकल बेसिकली एक डेटाबेस कंपनी है। अब ओरेकल ने क्या काम किया कि उनका जो को फाउंडर और जो चेयरमैन है वो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर टॉप रिचेस्ट मैन है। और दुनिया की हिस्ट्री के अंदर ये बात पहली दफ़ा कल ऐसा हुआ कि एक बंदे ने एक दिन के अंदर 101 यानी कि 101 बिलियन डॉलर अर्न किया। 101 बिलियन डॉलर सिर्फ 1 डे 24 आवर्स के अंदर अर्न किया। अब सवाल ये है, ये सारा कुछ बताने का मकसद ये है, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। बेसिकली ओरेकल क्या है? एक डेटाबेस कंपनी है जो डेटाबेस को उनमें से उन्होंने एक नई चीज़ डेवलप की या पहले से बनाते थे, उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट ऐड किया। आपने नाम सुना होगा ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ERP बेसिकली होता क्या है? ERP होता है कि हमारा एक डेटाबेस, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है। अगर हमारी यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास एग्ज़ाम ब्रांच, इसके अंदर हमारा अकाउंट ब्रांच, हमारा डिपार्टमेंट, हमारा क्या नाम से सिक्योरिटी से रिलेटेड डिपार्टमेंट, वो तमाम डिपार्टमेंट एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस से अटैच होते हैं। और हमारे यूज़र अब स्टूडेंट्स की, फैकल्टी की तमाम का डाटा एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के अंदर सेव होगा और तमाम डिपार्टमेंट उस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में से एक्सेस कर सकें। ये ERP है। सुन रहे हैं मुझे? मैंने क्या बात की? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग या ERP की बात कर रहा हूँ। ERP हमने कहा ERP क्या होता है? ERP बेसिकली क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, जिसके साथ क्या होते हैं हमारे पास तमाम डिपार्टमेंट, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हो। मैंने यूनिवर्सिटी की मिसाल दी, वो कोई बिजनेस क्लब हो सकता है या कोई बैंक हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, जिनके तमाम डिपार्टमेंट एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस से अटैच हों, वो सारे के सारे एक कंसेप्ट के थ्रू वो ERP कहलाते हैं। अब हमने बात की थी लैरी एलिसन की। लैरी एलिसन ने कितना अर्न किया? 101 बिलियन डॉलर सिर्फ एक दिन के अंदर। उन्होंने ऐसा क्या काम किया? उन्होंने दरअसल ये काम किया कि ERP के अंदर AI मॉड्यूल्स को इस तरह से पहले से वो काम कर रहे थे, मगर कल से उन्होंने एक ऐसा नई AI मॉडल को अपने ERP मॉडल के अंदर ऐड किया, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थी। और उनके स्टॉक्स जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने इन्वेस्ट करना ज़्यादा किया, जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर्स ग्रो किए। और ग्रो करने की वजह से हमारे जो लैरी एलिसन जो को फाउंडर एंड चेयरमैन हैं ओरेकल के, उसके शेयर्स बढ़े, जिस वजह से वो इस वक्त पूरी दुनिया का टॉप रिचेस्ट मैन है। मगर इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक AI। बताने का मकसद ये है कि AI क्या है? इस वक्त पावर है।
फाइनेंस के लिहाज से, मिलिट्री के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, इंफॉर्मेशन के लिहाज से, डाटा के लिहाज से, ये सारा का सारा कोड आज पूरी दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े ममालिक हैं जो इन्वेस्ट करते थे पहले यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अब भी उनका सारी डायरेक्शन इस वक्त AI पे। अब हम बात करते हैं गूगल असिस्टेंट्स की या स्मार्ट असिस्टेंट्स की। हमने नाम सुना होगा सिरी का, अलेक्सा का, ऐसा है। उसकी वर्किंग पता कैसे होती है सिरी की? कुछ आइडिया? हम बोलते हैं, हम कोई कमांड देते हैं, वो कमांड को हमारे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू वो क्या करता है, कमांड को ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट करने के बाद उस इंफॉर्मेशन जो उसको हमारी कमांड से मिलती है वो एक्शंस परफॉर्म करता है। ऐसा होता है ना? आप कहते हैं सिर्फ को कॉल करो किसी भी अपने दोस्त का, मॉम, घर, भाई, वो आपकी कॉल उस बंदे को डायल कर देता है। बेसिकली आपने अपने मोबाइल फ़ोन को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया, तो इस दरमियान क्या हुआ? आप सबसे पहले उसने आपके वॉइस को ट्रांसलेट किया, उसके आपके इंफॉर्मेशन जो उसमें मैसेज के अंदर थी उसको कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद उसने क्या किया, शिफ्ट किया उस एक्शंस पे जो आप चाह रहे थे, जो आप उससे डिमांड कर रहे थे। उस एक्शन के बाद उसने फिर क्या किया, आपने कॉल चेक की, कॉल करने के बाद वो सारा काम। ये आज के दौर के अंदर ये हमें लगता है यूज टू है या हमारे लिए बहुत आसानी है। बेसिकली इसके पीछे क्या हो रहा है, AI का वर्किंग है या कमांड। अच्छा, ये तमाम तर चीज़ें सारी क्या सिर्फ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लोग ये काम कर सकते हैं? ऐसा नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली कंप्यूटर साइंस के लोग उस पर अकेले कुछ भी काम नहीं कर सकते जब तक डिफरेंट डाइवर्सिटी या मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सन या डिपार्टमेंट या एक्सपर्ट जब तक इंक्लूड नहीं हो। वो फिज़िक्स के हैं, वो बेसिक मैथ के हैं, वो हमारे पास स्टैटिस्टिक के हैं, एथिक के हैं। ये तमाम पर मिलकर लोग क्या करते हैं, किसी न किसी लिहाज से AI टूल बनाते हैं। उसके लिए क्या कहा जाता है, कनेक्टेड इनोवेशन। इनोवेशन ऐसे नहीं होती, उसके दरमियान क्या होता है कि कनेक्ट किया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट मिलकर अपने एक्सपर्टीज़ शेयर करते हैं, जिसकी बेस पे हम कोई ना कोई जो हमारे AI के डेवलपर्स हैं वो कोई स्पेसिफिक टूल बना देते हैं। हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहली बात AI पावर है। AI के अंदर गूगल असिस्टेंट्स या स्मार्ट असिस्टेंट है जो हमारा काम कर देता है। हम अगर मोबाइल को टच भी नहीं कर रहे हैं उसके बावजूद हमारे एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट हमारा था कि कोई भी सिंगल कंपनी AI टूल डेवलप नहीं कर सकती जब तक तमाम कंपनीज मिलकर काम नहीं करती, या मल्टी डिसिप्लिनरी लोग या डिसिप्लिन या हमारे डिपार्टमेंट मिलकर जब तक काम नहीं करेंगे हमारे पास ये काम नहीं हो सकता। हमने क्या डिस्कस किया है? इसमें ये बताया गया है लीडिंग द चार्ज। डायनामिक शिफ्ट हो रहा है, पावर शिफ्ट हो रही है। किसकी बेस पे? इस चीज़ के बेस पे अगर AI पे जो कंट्री जो रीजन ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है वो हर लिहाज से पावर भी ज़्यादा गेन कर रहा है। वो हमारे टेक्नोलॉजी के लिहाज से है, वो हमारे पास पावर के लिहाज से है, या शिफ्टिंग डायनामिक बेस है। और सबसे लास्ट में है इसमें कोलैबोरेटिव हब्स। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, कोई भी टेक्नोलॉजी सिंगल एंटिटी या सिंगल कंपनी टेक्नोलॉजी को या AI टूल को डेवलप नहीं कर सकती। टेक्नोलॉजी कोई भी हो उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी जब तक नहीं होगी तब तक उसमें रेवोल्यूशन नहीं होगा।
आज के दौर के अंदर जितने भी रिसर्च हो रही है, जैसे सर गुलफाम साहब ने अपने लेक्चर में बताया था कि हमारे यहाँ हर चीज़ के अंदर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, ये तमाम तक अगर रिसर्च के अंदर इंक्लूड नहीं है, बेशक वो फिज़िक्स का है, मैथ का है, स्टैटिस्टिक का है, उसकी रिसर्च इतनी इनोवेटिव नहीं है। इस वक्त बेशक एग्रीकल्चर का है, हत्ता कि हमारे पास लिंग्विस्टिक का भी है, वो जब तक डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस या इस तरह की हमारे पास तमाम तर टेक्नोलॉजीज़ को ऐड नहीं करेगा, उसकी रिसर्च यकीनी बात है कि वो ज़्यादा इस वक्त इनोवेटिव नहीं है। अब इनोवेशन जब नहीं है तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा, जो भी कंट्री इस बात पे इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कामयाब तब होगी जब वो उसको यूज़फुल करेगा। किस लिहाज से? पावर के लिहाज से। पावर किस तरह से? वो पावर मिलिट्री की हो सकती है, पावर हेल्थ केयर में हो सकती है। अब फर्ज किया हमारे पास रिसेंटली कोविड गुजरा है, जो हमारे जिस ममालिक ने फौरी तौर पर वैक्सीन ईजाद की, उन्होंने उस वैक्सीन से अच्छा खासा अर्न कर लिया, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, लेकिन बेसिकली उनके पास कैसे ये काम हुआ? उनके पास टेक्नोलॉजी थी। टेक्नोलॉजी क्या थी? बैकएंड पे एआई था, बैकएंड पे डीप लर्निंग थी। लार्जर लेवल पे जब डाटा सेट होता है, हमारे डीप लर्निंग के मॉडल टाइमली एग्जीक्यूट भी होते हैं और उसमें एक्यूरेसी का रेट भी ज़्यादा होता है। जब हमारे पास डीप लर्निंग के मॉडल एक्यूरेसी नहीं देंगे तो इसका मतलब ये है कि वो वैक्सीन या कोई भी नई चीज़ इतनी ज़्यादा डेवलप भी नहीं होगी या उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। सवाल अगला ये है कि एआई इकोसिस्टम व्हाई मैटर, व्हाई इकोसिस्टम मैटर्स। हम इकोसिस्टम पे अभी सुबह से लेकर अब तक क्यों बात कर रहे हैं? हम और आप इस वक्त सुबह से एआई का नाम सुन रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इसका बेनिफिट क्या है? हमें क्या हासिल होगा? दुनिया को क्या हासिल होगा? हमारे यहाँ डेरा गाजी खान यूनिवर्सिटी, हमारे गाजी यूनिवर्सिटी में बैठने वाले तमाम स्टूडेंट्स को इससे क्या बेनिफिट होगा? इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट होगा? हम इस पे बात करते हैं। बेसिकली सबसे पहली बात है इंडस्ट्री इम्पैक्ट। एआई इकोसिस्टम का सबसे मेन जो है वो क्या कर रहा है? रीशेप कर रहा है। किस चीज़ को? हेल्थ केयर को। हमारा आप जानते हैं आज के दौर के अंदर बहुत सी ऐसे एआई टूल्स आ चुके हैं जो हमारे सिम्टम्स के बेस पे बताते हैं कि हमारे पेशेंट को किस किस्म का इशू है, वो डायग्नोस करते हैं। वो ना सिर्फ डायग्नोस करते हैं बल्कि प्रिस्क्रिप्शन भी करते हैं कि प्रिस्क्राइब करते हैं कि इसको कौन कौन सी मेडिसिन दी जाए। मगर अकेले ऐसा नहीं हो सकता। ये सारा काम बेनिफिशियल जो है वो है इसलिए हमारे डॉक्टर्स के लिए। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं और आप जो बिल्कुल नॉन प्रैक्टिशनर हैं या जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता, हमें ये टूल को यूज़ करें, हम उन्हें सिम्टम्स बताएं और वो हमें क्या कर दे? एक प्रिस्क्राइब कर दे। लेकिन ऐसा नहीं है। एक लिमिट है कि ये हमारे टूल किसको बेनिफिट दे रहे हैं। बेसिकली ये टूल जो है वो हमारा बेनिफिट देगा किस बात को? इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे हेल्थ केयर से हैं। दूसरा होता है फाइनेंस से। हम लोग बैंकिंग चैनल, डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। ऐसा होता है कभी ये देखा है आपका पासवर्ड कोई दूसरा बंदा नहीं लगा सकता जब तक उसे मालूम ना हो। या दूसरी बात यह है कि इनक्रिप्शन वो डिवाइस के थ्रू है, वन टाइम पासवर्ड है, ओटीपी आता है। ये तमाम तर प्रोसेस हैं जो फ्रॉड डिटेक्शन को ओवरकम करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर फ्रॉड डिटेक्शन ज़ीरो हो चुकी है, लेकिन ये है मिनिमम लेवल पे आ चुकी है। किस वजह से? एआई की वजह से। एआई क्या करता है? अगर एक फ्रॉड हुआ उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है, नेक्स्ट टाइम उस तरह के फ्रॉड को हमेशा वो क्या कर देते हैं? प्रिवेंट कर देते हैं, ताकि किसी किस्म के हमारे बैंक के यूज़र की या क्लाइंट की प्राइवेसी या उसके जो हमारे किसी किस्म का मटेरियल है, वो कंटेंट में है, वो पैसों की सूरत में है, वो इंफॉर्मेशन की सूरत में है, वो भी लीकेज ना हो। दूसरे नंबर पर होता है कोलैबोरेशन ड्राइव्स इनोवेशन।
हम बार बार बात कर रहे हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी जब तक नहीं होगा, जब तक हमारे तमाम डिपार्टमेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के वो मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक हम एआई के अंदर नए टूल नहीं बन सकते। अच्छा, हम और आप देख रहे हैं कि एआई टूल डे बाय डे डेवलप हो रहे हैं और उसमें जिद्दत आ रही है। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना। एआई टूल हमारी ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं, उनमें एक्यूरेसी ज़्यादा है, और वो क्या करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। वो किसी भी सूरत में हमारी प्रॉब्लम है, वो बेशक हमारे असाइनमेंट से रिलेटेड है, हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, हमारे रिसर्च पेपर से रिलेटेड है, हमारे डाटा से रिलेटेड है, ये तमाम तरह एआई टूल्स बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट मिलकर बनाते हैं, जिसकी बेस पे हम एक कोई ना कोई न्यू चीज़ डेवलप करते हैं। इन तमाम तर चीज़ों के बाद सबसे जो अहम चीज़ है वो है रिस्पॉन्सिबल डिप्लॉयमेंट। जो इखलाकी चीज़ है, एथिकली मॉरली, वो बड़ी सबसे अहम चीज़ है। आपके पास एआई टूल है, आपने उसको रिस्पॉन्सिबली डिप्लॉय करना है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको क्या करना है, किसी के इंफॉर्मेशन को, या कुछ दिनों के अंदर जब एआई टूल आया था हमारे चैट जीपीटी, किसी ने पूछा था कि एटम बम कैसे बनाते हैं। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है, अब आज के टेक कंपनीज कोशिश करती हैं कि उसको जब तक वो चेक ना कर सकें कि एक पर्सन मेरा यूज़र रिस्पॉन्सिबल है, वो टीचर है, वो रिसर्चर है, वो डेवलपर है, वो कोई ना कोई चेक लगाने के बाद इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और दूसरा होता था, चैट जीपीटी में केस हुआ सुसाइडल इम्पैक्ट का। एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने कोई कंट्री में, उसने पूछा कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। अब चैट जीपीटी ने सारे दलाइल उसके हक में दिए। एक बंदा जो पहले से ज़हनी तौर पर तैयार था, अब उसको वो तमाम दलील उसके मुतालिक मिलती गई कि मुझे सुसाइड करना चाहिए। अब इस तरह के जेन्युइन इश्यूज़ हैं। अब सिर्फ ना डेवलप करना अहम है, बल्कि उस डेवलपमेंट के बाद रिस्पॉन्सिबल है कि उसको डिप्लॉय किया जाए, ताकि किसी का भी, क्योंकि एआई टूल के अंदर जब डेवलप किया जाता है उसमें सबसे जो बेसिक बात होती है वो ये होती है कि ह्यूमन या हर वो जिंदा जानदार चीज़, उसकी आसानी के लिए इसको डेवलप किया जा रहा है, ताकि हम ह्यूमन के लिए, जानवरों के लिए किसी ना किसी लिहाज से उनके हेल्थ में फैसिलिटेट कर सकें, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में फैसिलिटेट कर सकें, उनके ज़हनी सुकून के लिए फैसिलिटेट कर सकें। ना कि ऐसा हो कि उसको सुसाइडल अगर थॉट्स आ रही हैं उसमें उसको हेल्प आउट की जाए। इस तरह की इंफॉर्मेशन को रोकने के लिए सबसे जो थर्ड अहम पॉइंट होता है वो होता है रिस्पॉन्सिबल डिप्लॉयमेंट। हम रिस्पॉन्सिबली तौर पर इसको डिप्लॉय करते हैं, जिसकी बेस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनता है। अब सवाल ये है, क्या यूनिवर्सिटी का क्या काम है? हम जो लोग बैठे हैं, हमारा क्या काम? ये तमाम लोग कंप्यूटर साइंस हैं, प्योर साइंस, जिसमें मैथ, फिजिक्स, कोई ठीक है। फाउंडेशन नॉलेज जो है उसके बगैर एआई टूल कोई भी नहीं बन सकता। तो फाउंडेशन नॉलेज हमारे पास मैथ का होगा, फिजिक्स का होगा, स्टैटिस्टिक का होगा, एथिकिस्ट का होगा। जब तक ये तमाम एक्सपर्ट मिलकर अपने फाउंडेशन नॉलेज की एक्सपर्टीज़ को ऐड नहीं करेंगे, तब तक एआई टूल डेवलप हो नहीं सकता। अगर हो भी गया तो उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी। अब सवाल ये है, यूनिवर्सिटी का क्या काम है? बेसिकली हमारा आप सुनते रहते हैं कि यूनिवर्सिटी में कुछ भी नहीं होता, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद यूनिवर्सिटीज़ ही बेसिकली तमाम किस्म के ये इनोवेशन या ये हमारे पास ये जो डेवलप हो रही हैं तमाम तर टेक्नोलॉजीज़, यूनिवर्सिटीज़ के ही रिसर्चर्स बेसिक नॉलेज को या बेसिक फाउंडेशन नॉलेज को यूज़ करते हुए नई चीज़ डेवलप करते हैं। अब एकेडमिया के लोग और रिसर्चर मिलकर फाउंडेशन नॉलेज बनाने के बाद फिर उसको इम्पैक्ट किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर।
इंडस्ट्री हमेशा ब्रॉडर लेवल पर उस कंसेप्ट को आगे ले जाती है। इंडस्ट्री का जो स्टार्टअप या इंडस्ट्री या स्टार्टअप जो होते हैं वो किसी भी आइडिया को पिक करते हैं। आइडिया को पिक करने के बाद उसके अंदर ब्रॉडर लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसे वर्ल्ड वाइड या एक प्रॉपर रीजन वाइज उसको क्या किया जाए, उसको बेचा जाए। क्योंकि इंडस्ट्री हमेशा प्रॉफिट देखती है दो सूरतों में, या तो वो ये है कि वो डायरेक्ट यूज़र से प्रॉफिट लेगी, या दूसरी कंडीशन ये होती है कि इंडस्ट्री उस अपने टूल को बेचने के बाद अपने नाम से ब्रांडिंग से अपना वो जो प्रॉफिट है वो ले लेती है। अब एक आइडिया आया, इंडस्ट्री ने उस आइडिया को पिक किया, उस पर इन्वेस्ट किया, उसको मार्केट किया और उसके बाद उसको परचेज किया। ये तमाम तर चीज़ें हैं। फिर उसके बाद होता है पब्लिक एंड यूज़र। आइडिया आ चुका है, वो डेवलप भी हो चुका है। हमने 3 मेन पॉइंट पढ़े थे, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। रिसर्च हुई यूनिवर्सिटी के अंदर, रिसर्चर ने रिसर्च किया, रिसर्चर ने रिसर्च करने के बाद क्या किया, उसको डिप्लॉयमेंट किया इंडस्ट्री के अंदर या स्टार्टअप के अंदर, फिर उसको डिप्लॉय किया। अब जो डिप्लॉयमेंट है बेसिकली क्या होता है, ये हमारे यूज़र्स या क्या है, जो हमारा एंड यूज़र है जिसने पब्लिक है, उसने एक AI टूल यूज़ किया, टूल को यूज़ करने के बाद उसका बेनिफिट क्या हुआ, वो जो होगा वो प्योर फीडबैक देंगे कि आपके इस टूल के अंदर ये वाला इशू है। हम चैट GPT यूज़ करते हैं, अगर वो एक दफ़ा मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, आप उसे कहें कि मैंने क्रॉस वेरीफाई किया, आपने फलां लाइन या फलां टॉपिक या फलां पैराग्राफ आपने मुझे मिस इन्फॉर्मेशन दी है, मैंने क्रॉस वेरीफाई किया और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन ये है, वो अपने डेटाबेस के अंदर दोबारा रीसेट करता है अपने डाटा को। बेसिकली क्या होता है, अब पब्लिक एंड यूज़र की बेस पे उसने अपने डाटा सेट को क्या किया, चेंज किया। क्यों किया? क्योंकि उसके पास फीडबैक आया, फीडबैक की बेस पे उसने इस बात को चेंज किया। अब ये सारा काम हो गया, एक आइडिया डेवलप हुआ, डिप्लॉयमेंट हुआ, फीडबैक आया, यूज़र ने फीडबैक दिया, प्योर फीडबैक है। फिर भी उसके बावजूद इश्यूज रहते हैं। कोई ना कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, एक अथॉरिटी होनी चाहिए जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उस AI टूल को वो लिमिटेशन में रहता है। हमारे पास जैसे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में सर डॉक्टर गुलफाम साहब, जैसे इसको एक रेगुलेटरी बॉडी है, सर असाइनमेंट देंगे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को चेक करेंगे, असाइनमेंट को देखेंगे कि क्या बाकी तमाम टीचर्स लेक्चर ले रहे हैं, क्या असाइनमेंट प्रॉपर चेक हो रही है, पेपर ठीक हो रहा है, किसी किस्म की चीटिंग नहीं हो रही। सर ये काम चेक कर रहे हैं। जब सर काम चेक कर रहे हैं, अब सर के पास बेसिकली एक अथॉरिटी है, ये पनिश कर सकते हैं, ये किसी किस्म का रोक सकते हैं कि ये अथॉरिटी के बेस पे हम ये काम नहीं होने देंगे। इसी तरह से AI टूल ना सिर्फ बनाना अहम होता है, बल्कि उसको डिप्लॉय यानी कि ब्रॉडर लेवल पे इंडस्ट्री का स्टार्टअप के थ्रू, फिर उसके बाद पब्लिक एंड यूज़र के फीडबैक के अंडर, फोर्थ पॉइंट जो उसका होता है वो होता है रेगुलेटरी बॉडी, जो इस बात को चेक करती है कि हमने जो फंडर था, जो रिसर्च फंड जिसने किया है, उसको ओरिजिनल चीज़ मिली या उसका जो बेसिक मकसद था उससे हट गए। और जो गवर्नमेंट होती है या रेगुलेटरी बॉडी होती है, उसने एथिकली तमाम तर चीज़ों को भी चेक करना होता है। हम अभी क्या बात कर रहे थे, AI इकोसिस्टम होता क्या है, क्या होता है? AI इकोसिस्टम के अंदर 4 मेन पिलर्स हैं। कितने पिलर्स हैं? पहला कौन सा है? एकेडेमिया एंड रिसर्च। सेकंड नंबर पे क्या है? इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप्स। थर्ड नंबर पे क्या है? पब्लिक एंड। फोर्थ नंबर पे क्या है? गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स। ये तमाम तर मिलकर AI इकोसिस्टम बनाते हैं। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, अगर आप आज के सेशन के बाद इसे 1 घंटे के बाद आप बैठ जाते हैं, आपका कोई क्लास फेलो पूछता है कि आप 1 घंटा बैठे रहें, क्या सीखा है, आप उसे बता सकते हैं कि हमने AI इकोसिस्टम सीखा है,
उस एआई इकोसिस्टम के 4 मेन पार्ट होते हैं, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, और उसके 4 मेन पिलर्स हैं। कौन कौन से? एकेडमिया एंड रिसर्च, इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप्स, पब्लिक एंड यूजर्स एंड गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स। ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। बोर तो नहीं हो रहे? हो रहे हैं। हम बात करते हैं कि थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि डिफरेंट या मल्टी डिसिप्लिनरी हमारे डिपार्टमेंट मिलकर क्या करते हैं? एआई टूल को डेवलप करते हैं। अब सवाल ये है, ये किस तरह से डेवलप करते हैं? हमने कहा एआई टूल किसी भी लिहाज से सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लोग या कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के हमारे यूज़र्स इसको डेवलप नहीं कर सकते जब तक तमाम डिपार्टमेंट मिलकर काम ना करें। अब अगला सवाल ये पैदा होता है, डिपार्टमेंट मिलकर कैसे काम करें? हमें ये पता चल चुका है कि मिलकर काम करें, मगर हाउ? उसमें 3 मेन पॉइंट हैं। सबसे पहला है पार्टनरशिप, सेकंड पॉइंट होता है डेटा शेयरिंग, और थर्ड पॉइंट होता है पॉलिसी डायलॉग्स। मैंने क्या बात की कि डिफरेंट डिपार्टमेंट मिलकर काम करें। डिफरेंट डिपार्टमेंट मिलकर काम करें। क्यों काम करें? कि एआई इकोसिस्टम को डेवलप करें। अब सवाल ये पैदा होता है, हाउ एआई इकोसिस्टम प्लेयर्स कोलैबोरेट। प्लेयर्स मीन्स मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सन्स, मल्टी डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट। अब सवाल ये था कि ये कैसे काम करें। उसमें सबसे पहला पॉइंट है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कारोबार में शराकतदारी होती है, नाम सुना है? शराकतदारी क्या होता है? नफा नुकसान हाफ हाफ, ऐसा होता है। यही काम पार्टनरशिप का मेन बड़ी टेक कंपनीज के अंदर यही सेम पैटर्न है। गूगल काम करेगा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बेसिकली क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक यूनिवर्सिटी है। वो प्रॉफिट नहीं कमा सकती, वो लॉस भी पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब क्या होता है, इस तरह की बड़ी टेक कंपनीज फंड करती हैं यूनिवर्सिटीज़ को कि अपने रिसर्चर्स पे इन्वेस्ट करें ताकि न्यू चीज़ डेवलप हो, और गूगल ब्रॉडर लेवल पे उस आइडिया को पिक करने के बाद उसका क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग करता है। जो दूसरा पॉइंट था डेवलपमेंट का, गूगल क्या करता है? उसको डेवलपमेंट करता है। पहला पॉइंट क्या है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किन के दरमियान? एक टेक कंपनी या कोई भी कंपनी उसका एकेडेमिया के साथ या रिसर्च के साथ। अब जो बड़ी टेक कंपनी है वो बेसिकली क्या करती है? वो फंड करती है। फंडर कंपनी होती है किसको? एकेडेमिया को, जो रिसर्च करते हैं। एकेडेमिया अपने रिसर्चर पे इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करने के बाद उससे जो आइडिया डेवलप होता है, बड़ी कंपनी उस आइडिया जो डेवलप हो चुका होता है उसको ब्रॉडर लेवल या इंटरनेशनल लेवल या उसको अपने मास लेवल पे लेके जाते हैं, जिससे वो प्रॉफिट कमाते हैं। ये काम हो गया, उन्होंने फंड दे दिया होता है। सबसे अहम मसला जो होता है ना, वो होता है डेटा शेयरिंग का। आप अपना बैंक अकाउंट, आईडी कार्ड नंबर, CNSE इशू डेट, आप अपने पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट इशू डेट, ये किसी को देना चाहेंगे? नहीं देना चाहेंगे। अपना ईमेल, अपने ईमेल का पासवर्ड, लॉगिन, अपने बैंक अकाउंट के डिटेल नहीं देना चाहते। पूरी दुनिया के अंदर ये एथिकली कोई भी कंपनी, वो बैंकिंग है, वो हमारे पास फेसबुक है, वो मेटा का कोई भी एप्लीकेशन है, हमारा उनके साथ एक एग्रीमेंट है कि हमारी जो हिडन इंफॉर्मेशन है वो आप किसी को भी नहीं दे सकते। मगर इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद कुछ इश्यूज़ हुए थे, डाटा लीकेज हुआ, उन पर केस बना। जो हमारे मेटा के ओनर थे वो जुडिशल के अंदर पेश हुए, उसके बावजूद उन्होंने दिफा किया। कुछ उन्होंने अपना बताया कि ये डाटा हमने बेसिकली रिसर्च के लिए यूज़ किया था।
रिसर्च के लिए जो यूज़ किया था वो डाटा मैंने और आपने कहा था कि ये डाटा किसी को भी शेयर नहीं करना, और मेटा ने वो डाटा रिसर्च के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी को वो डाटा प्रोवाइड किया। अब एथिकली अगर हो भी गया है तो कोई इशू नहीं है। अब यूनिवर्सिटी के रिसर्चर की, यूनिवर्सिटी के अंदर उस प्रोजेक्ट को लीड करने वाली टीम की एथिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डाटा को लीकेज ना होने, वो डाटा को उस प्रोजेक्ट के अलावा किसी दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ ना करे जो हमारी और आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करे। इसी तरह से जो डाटा शेयरिंग का मसला है, ये बड़ी टेक कंपनीज के अंदर ये बहुत बड़ा मसला है। इस वक्त डाटा बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी वेल्थ है। डाटा इस वक्त बहुत बड़ी वेल्थ है। आप जानते हैं फेसबुक पे ऐड लगते हैं, इंस्टाग्राम पे ऐड लगते हैं। बेसिकली इंस्टाग्राम पे जो ऐड लगते हैं, फेसबुक पे जो ऐड लगते हैं, जिसमें हम टारगेट ऑडियंस बताते हैं। अगर आप कोई भी किसी किस्म का अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जिसमें आप टारगेट ऑडियंस बताते हैं, आप एज बताते हैं, आप कंट्री बताते हैं, आप रीजन बताते हैं, वो ऐड सिर्फ उस एरिया के अंदर उस स्पेसिफिक एज के लोगों को और स्पेसिफिक जेंडर को शो होगा। अब ये जो ऐड शो होगा स्पेसिफिक लोगों को, बेसिकली बैकएंड पे जो डाटाबेस के अंदर डाटा मौजूद है उसके मेटा या कोई भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का उसको यूज़ करता है और वो उसे प्रॉफिट और लॉस करता है। थर्ड पॉइंट होता है पॉलिसी डायलॉग का। अब ऐसा नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी ने फंड, एक गूगल ने किसी भी यूनिवर्सिटी को फंड दिया और गूगल कहता है मैं आपको डाटा भी देता हूँ। थर्ड नंबर होता है पॉलिसी डायलॉग। अब डाटा दे दिया, फंड दे दिया, अब डायलॉग होगा कि इस डाटा से, इस फंड से जो प्रोजेक्ट आएगा इसमें आप इसमें क्या काम कर सकते हैं और हम इसे पब्लिकली कितना फ्रीली अवेलेबल होगा और हम इस पे क्या चार्ज करेंगे किसी को, हम ये दे सकें। बेसिकली इसकी बेस पे पॉलिसी डायलॉग्स होते हैं किसी भी बड़ी कंपनी, टेक कंपनी के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। तीन मेन बातें हैं। सबसे पहला होता है पार्टनरशिप, दूसरा होता है डाटा शेयरिंग का, और थर्ड नंबर क्या है, पॉलिसी डायलॉग। अब सवाल ये है, ये हमने पढ़ लिया है, डाटा शेयर भी हो गया, हमने ये भी देख लिया कि फंड भी हो गया, उनके डायलॉग के अंदर यानी कि कम्युनिकेशन गैप भी नहीं है, मगर उसके बावजूद भी चैलेंजेस हैं, उसके बावजूद भी मसाइल हैं। ऐसा नहीं है कि एआई टेक्नोलॉजी हर चीज़ में माहिर है, और ऐसा भी नहीं है कि एआई टेक्नोलॉजीज़ या कोई भी एआई टूल इस वक्त 100% एक्यूरेट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। डिफरेंट चैलेंजेस हैं, उनमें से ब्रेकिंग डाउन साइल्स करते हैं कि हम हेल्थ केयर के अंदर में समटाइम्स मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है। फाइनेंस का जो डाटा है उसमें हो सकता है किसी किस्म के आउटलायर्स हों, वो आउटलायर्स हमारे एक्यूरेसी रेट पे इशू करते हैं। डेवलपर या प्रोग्रामर इस बात को हमेशा यकीनी बनाते हैं किसी किस्म के आउटलायर ना हो, लेकिन हो भी सकता है। सेकंड नंबर होता है प्राइवेसी प्रोटेक्शन। मैंने बात की हमारा जो डाटा सिक्योर होता है, जो प्राइवेट होता है, उसको भी समटाइम्स आप ये देखते हैं कि हमारा प्राइवेट डाटा भी रिसर्च के लिए यूज़ होता है। हालांकि हमने एग्रीमेंट में कहा हुआ है कि जो हमारा पासवर्ड्स हैं, हमारे जो बिल्कुल प्राइवेट डाटा है वो किसी किस्म की किसी कंपनी के साथ या किसी भी किस्म की रिसर्च के साथ शेयर ना हो। आज के दौर के अंदर कंपनीज, बड़ी टेक कंपनीज इस बात पे काफ़ी हद तक काम कर रही हैं कि किसी भी यूज़र का डाटा जो बिल्कुल प्राइवेट हो वो हर के शेयर ना हो। स्टिल फिर भी अभी तक प्राइवेसी प्रोटेक्शन के इश्यूज़ हैं जो ये चैलेंजेस को ओवरकम करना है। थर्ड नंबर होता है एथिकल बैलेंस। हम डेरा गाजी खां में बैठे हैं, एक बंदा बैठा है न्यूयॉर्क में और एक बंदा बैठा है बीजिंग, एक बंदा बैठा है सिडनी। आप कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, एट्थ सेमेस्टर के कोई भी स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या अप्लाइड केमिस्ट्री किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, हमारे और आपके लिए पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का हसूल बराबर नहीं है। हमारे लिए इंटरनेट के मसाइल हैं, इंटरनेट स्पीड के मसाइल हैं,
हाँ, दूसरी बात यह है कि हमारे पास इतना फंड नहीं है कि तमाम AI टूल्स को अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए फ्रीली अवेलेबल हो। मेरा एक दोस्त अभी दिनों गया है न्यूयॉर्क, उनकी यूनिवर्सिटी ने सिर्फ एक लॉगिन से दुनिया का कोई भी AI टूल है वो उन सबको उसकी हर चीज़ वो जो हमें $50 $70 फ्रीली अवेलेबल है। अब बेसिकली एथिकली तौर पर ये बैलेंस नहीं है, एक रीजन के अंदर वो टूल फ्रीली अवेलेबल है और एक रीजन के अंदर वो टूल फ्रीली अवेलेबल नहीं है। अब सबसे पहली बात, बिल्डिंग इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। AI टूल क्या जब एक दफ़ा बन गया है इसमें किसी किस्म का इजाफा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? टेक्नोलॉजी डेवलप होनी चाहिए, या आप समझते हैं कि ये जो इस वक्त टेक्नोलॉजी का पीक है इसमें सारा कुछ कवर हो चुका है, किसी किस्म की न्यू इन्वेंशन नहीं होने? ऐसा हो सकता है? डे बाय डे ना सिर्फ टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो रही है बल्कि इसमें बेहतरीन तरीके से एक्यूरेसी रेट को चेक किया जा रहा है और इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है ताकि बेहतर तरीके से इसको हमारे AI तमाम दुनिया के लोगों को फ्रीली एक्सेस हो, जिसकी बेस पे फ्रीली एक्सेस जब होगी तमाम स्टूडेंट उसको यूटिलाइज कर सकेंगे। जब फ्रीली अवेलेबल नहीं है, एथिकली बैलेंस नहीं है, तब इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्ड होना मुश्किल है। इंफ्रास्ट्रक्चर तब बिल्ड हो सकता है जब हमारी डेरा गाजी की प्रॉब्लम अलग है, इस्लामाबाद की प्रॉब्लम अलग है, सियालकोट की प्रॉब्लम अलग है, न्यूयॉर्क की, सिडनी की, न्यू दिल्ली की प्रॉब्लम अलग है, और इन सब चीज़ों के बावजूद टेक्नोलॉजी बैलेंस तरीके से हमें हासिल नहीं है। जब टेक्नोलॉजी बैलेंस तरीके से हासिल नहीं है इस वजह से इश्यूज हैं। अब सवाल ये है, हम और आप आज यहाँ क्यों बैठे? इसी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हम और आप, हमारी ये इंटरनेट सोसाइटी स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ने हमारा ये वर्कशॉप 2 डे का अरेंज किया है कि अभी सिर्फ हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स की आगाही हो ताकि हम इसको हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और हम फैकल्टी बजाते खुद इसको यूटिलाइज मैक्सिमम लेवल पे कर सकें। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह हमारी यही सोसाइटी, इंटरनेट सोसाइटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, ये हमें टूल एक वक्त आएगा ये फ्री अवेलेबल होगी, जिसकी बेस पे हम तमाम तर चीज़ें, हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, हम असाइनमेंट बना सकते हैं, हम अपने रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं, हम उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, हम ग्रामरली चेक कर सकते हैं, ये सारा कुछ काम कर सकते हैं। इन तमाम प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इस सोसाइटी ने आज का ये वर्कशॉप ये सारा कुछ अरेंज करवाया है, और यही उनका बेसिक इस वर्कशॉप को फंड करने का मकसद भी यही है कि हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमारे जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ लोगों को आगाही हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है। हम देखते रहते हैं हेल्थ केयर के अंदर, मैंने ये बात पहले कर दी है कि केस स्टडी होते हैं AI इन हेल्थ केयर। इसमें बेसिकली 4 फेज़ हैं। पहला फेज़ है रिसर्च फेज़ का। एक पेशेंट का डाटा हमें एक रिसर्चर के पास है, डाटा के बेस पे रिसर्चर ने मशीन लर्निंग के और डीप लर्निंग के डिफरेंट मॉडल्स को अप्लाई किया और इमेजेस की क्लासिफिकेशन की, और इस तरह से एक आँख, यहाँ बात की गई है कि एक आँख की बीमारी है रेटिनल, उसको कैसे चेक किया जाता है। अब एक डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। अगर उस डॉक्टर के पास ये जब टूल आ जाता है वो विद इन सेकेंड्स चेक कर लेता है कि फलां पेशेंट को ये बीमारी है या नहीं है। लेकिन पहला फेज़ डॉक्टर के पास, रिसर्च फेज़ डेवलपर ने एक मॉडल डेवलप किया डीप लर्निंग की बेस पे। सेकंड फेज़ उसको डेवलपमेंट किया। डेवलपमेंट कौन लोग करते हैं? इंडस्ट्री करती है या स्टार्टअप करती है। रिसर्च हमेशा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लोग करते हैं जो रिसर्चर होते हैं। थर्ड होता है रेगुलेटरी बॉडी। अब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर गलत बता रहा है या टूल गलत बता रहा है तो उसको रेगुलेट कौन करेगा। थर्ड होता है डिप्लॉयमेंट, कि उसको बड़े लेवल पे
कैसे इंडस्ट्री उसको चेक करेगी। अब सवाल ये है, क्या आप समझते हैं चैट जीपीटी से हासिल शुदा तमाम डाटा बैच नहीं होता है? आप कभी उससे पूछे ना कि गज़ा में किसका कसूर है, वो दूसरी साइड का कहता है, मुसलमानों का कहेगा कि इनका कसूर है, हमास का। उससे पहले ना पूछे ना कि ये फलां मसला, कहता नहीं, बेसिकली ये जेन्युइन बैचनेस है। यही टेक्निकल इश्यूज अब मुसलसल चैट जीपीटी पे पब्लिक एंड यूज़र के फीडबैक के बाद अब इस इंफॉर्मेशन को उन्होंने अपने डेटाबेस से रिवर्ट किया है। अब वो बैलेंस बताता है। ये चैट जीपीटी या कोई भी टूल जो होता है उसमें बहुत हद तक बैचनेस नहीं होती, मगर अभी भी एग्जिस्ट करती है। इसको ओवरकम किया जा रहा है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन की मैंने पहले बात की है कि हमारा डाटा को प्रोटेक्ट करना है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, हो सकता है डाटा लीक हो जाए, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कहाँ होगी? डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमारे पास इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं। हम और आप बिग केस पुट करें कि मेरी इन्फॉर्मेशन को लीकेज किया गया है विदाउट माई परमिशन, तो वो उस इंफॉर्मेशन को ना सिर्फ उस वेबसाइट से, उस AI टूल से उसको ख़त्म करवाएंगे, बल्कि उसको प्रिवेंट भी करेंगे। डिफरेंट टूल हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रस्ट होना चाहिए। सबसे पहली बात, AI टूल आप कोई भी यूज़ करें, इस पे AI टूल पे हम ट्रस्ट करते हैं, हम अंधा यकीन करते हैं। बेसिकली इसलिए हम अंधा यकीन करते हैं, हम समझते हैं ये फेयर होगा, हम ये समझते हैं ये अंडरस्टैंडेबल होगा, हमारी बात को समझेगा और सेफ एंड सिक्योर होगा। इसकी बात बेस पे हम ये सारा काम कर रहे होते हैं। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले ये चैलेंज को डिस्कस किया है कि इस वक्त दुनिया के अंदर चैलेंजेस AI टूल्स के कौन कौन से हैं, या AI इकोसिस्टम के चैलेंजेस कौन कौन से हैं। पहला टूल मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, न्यूयॉर्क में बैठा शख्स, उसकी यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को तमाम AI टूल्स की प्रिस्क्रिप्शन जो सब्सक्रिप्शन होती है वो फ्रीली अवेलेबल है, जो यहाँ हमें $, पे करके मिलती है। इक्विटेबल एक्सेस नहीं है, बराबर रसाई का एक नाम सुनते हैं, हमने नाम सुना होगा, बराबर रसाई नहीं है, यानी कि तकसीम अदम शिकार है। जो रिसोर्सेज की तकसीम है उसका मसला है। यही काम टेक्नोलॉजी में भी है कि जो बड़े कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन दोनों के स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त टेक्नोलॉजी बैलेंस तरीके से एक्सेस नहीं है। जब एक्सेस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी को जब एक हमारा स्टूडेंट यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकता, यकीनी बात है वो कम्पीट करना उसके लिए मुश्किल है। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वर्कशॉप है। ऐसा ऐसा एक वक्त आएगा ये तमाम टूल यहाँ भी फ्रीली अवेलेबल होंगे। सबसे अहम बात है सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट। अब ऐसा नहीं है कोई भी मल्टी फंड कंपनी या बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एक टाइम इन्वेस्ट करे और वो चाहे कि उसके इन्वेस्टमेंट से सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बने और उसमें किसी किस्म की नई रिसर्च ना हो। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होगा। गूगल डे बाय डे इन्वेस्ट भी करता है और ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये भी सोचता है उस इन्वेस्टमेंट से उन्हें लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो। ऐसा नहीं है कि एक टूल बना और टूल के बनने के बाद उसका बेनिफिट कुछ भी ना हो। इस तमाम तर चीज़ों को भी चेक किया जाता है। इसमें चैलेंजेस के अंदर सिर्फ ये है कि रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी इक्वल एक्सेस नहीं है, प्राइवेसी का और एथिकल गवर्नेंस होनी चाहिए, और थर्ड नंबर पर है कि सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। यानी कि एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट अगर हो गई है तो इसको हमेशा बेनिफिट देना चाहिए। इन तमाम तर बातों के बावजूद, क्योंकि मेरा लेक्चर एंड होने वाला है और आप काफ़ी हद तक बोर हो गए हैं, सवाल ये है कि हमारा रोल कहाँ है, हम और आप क्या कर सकते हैं, हम और आप डेली लाइफ के अंदर क्या कर सकते हैं। पहला रोल है बिग थिंक। बड़ा सोचें कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप इस बात को देखें
इस प्रॉब्लम को एआई कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर ये सोचें, क्या कोई एआई का टूल मौजूद है। थर्ड नंबर पर ये सोचें, अगर एआई का टूल मौजूद नहीं है तो हम क्या खुद बना सकते हैं। हो सकता है यहाँ प्रॉब्लम्स हों पाकिस्तान के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के, लैब्स के जेन्युइन इश्यूज़ हैं। वो किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वो टेक्निकली तौर पर मसाइल हैं, लेकिन उस तमाम तर चीज़ों के बावजूद आपके पास पब्लिकली फ्रीली बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले बात है स्टे क्यूरियस। आप नई चीज़ों को सोचते रहें, जस्तजू करते रहें। आप अपने दिमाग के अंदर ये बात सोचें कि ये काम ऐसे क्यों हो रहा है, इसमें क्या बेहतरी आ सकती है, इसमें हम एआई को कैसे इनपुट दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर होता है गेट इन्वॉल्व, अपने आप को इन्वॉल्व करें। आप लिंक्डइन पे, ईमेल के थ्रू, एक्स के थ्रू, किसी भी प्रोफेसर को, वो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठा हुआ है, आप मेल करें, लिंक्डइन पे मैसेज करें, वो ज़रूर रिस्पॉन्ड करें। अब सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस प्रॉब्लम के लिए फ़लाँ रिसर्चर या फ़लाँ प्रोफेसर को मैं कैसे अपने पास एक्सेस करूं, या उसका नंबर या उसका ईमेल और लिंक्डइन प्रोफाइल। और आपको ये भी नहीं पता इस प्रॉब्लम के लिए या इस रिसर्च के लिए पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त कौन लीड कर रहा है। सादा सा तरीका है, आप ये बात चैटजीपीटी से पूछ लें। दूसरा, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, बेहतर तरीका होता है गूगल स्कॉलर पे जाएं, उससे रिलेटेड रिसर्च आर्टिकल को डाउनलोड करें, मेन जिसकी साइटेशन ज़्यादा है या मैक्सिमम साइटेशन है, उन आर्टिकल को रीड करें। उनके रिसर्चर या जो राइटर्स हैं, उनका हर आर्टिकल में हमेशा ईमेल होता है। आप उस रिसर्चर को या उस हमारे राइटर को ईमेल कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगा। आपकी प्रॉब्लम इस तरह से हल हो सकती है। आप डेरा गाजी मुकाम में बैठे हुए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी भी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर आप फौरी तौर पर उससे अटैच हो सकते हैं। कब? जब आपके पास किसी किस्म का नया आइडिया होगा। योर रोल इन द एआई इकोसिस्टम, स्टे क्यूरियस। आपने नया सोचना है, उस नई सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने एक्सेस करना है। किसके थ्रू? गूगल स्कॉलर के थ्रू। पेपर पढ़ें, पेपर पढ़ने के बाद आप उस टीचर से, रिसर्चर से रब्ता करें, वो आपको ज़रूर गाइड करेगा। ना सिर्फ हो सकता है आपको यहाँ से बैठे बैठे यूएसए में एडमिशन हो जाए, चाइना में एडमिशन हो जाए, थाईलैंड में, किसी भी डिफरेंट दुनिया के बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। पाकिस्तान से रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे रिसर्चर बहुत सारे जा रहे हैं और ऐसे ही जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया सफारत नहीं मानती। हमारे यहाँ मसाइल हैं, दुनिया के अंदर ये मसला नहीं है। दुनिया का एक कानून और कहता है कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी एक्सपर्टीज़ के अंदर एक्सपर्ट हैं, आप पूरी दुनिया के अंदर कीमती हैं। ये सारा कुछ बताने का मतलब ये था। लास्ट पे हमेशा प्रमोट एथिक्स। आपने किसी किस्म का चैटजीपीटी से या एआई टूल से किसी किस्म का भी गैर कानूनी काम नहीं करना। एथिक्स हमेशा याद रखनी। एथिकली अगर आप गिर गए हैं, गैर अखलाकी कोई भी हरकत करती है, तो साइंस इस बात को हमेशा इसको डिनाई करती है और इस पर सख्ती करती है। अब हम इसका कंक्लूजन कर रहे हैं। सबसे पहली बात हमारा, मैं समझता हूँ आज की इस वर्कशॉप से हम इंशाअल्लाह बहुत से ऐसा टैलेंट या बहुत से ऐसे लोग आएंगे, हमारे स्टूडेंट आएंगे जो एआई के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन करेंगे। और उसके बाद जब वो उनके पास आइडिया आ जाएगा, फंड आज के दौर के अंदर कैपिटल गेन करना, स्पॉन्सर लोग बहुत से हैं, मगर मसला क्या है कि हमारे पास आइडिया नहीं होता। उस आइडिया को स्पॉन्सर करने के लिए आपके पास आइडिया होना चाहिए। स्पॉन्सर करने वाले हमारी इंटरनेट सोसाइटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर इन ट्रस्ट ग्रुप भी है, जिसको आपको स्पॉन्सर कर सकता है, मगर आपके पास एक बेहतरीन आइडिया होना चाहिए। हमेशा आइडिया के बाद जब स्पॉन्सर होगा, उसमें रेगुलेटरी बॉडी होगी जो गवर्नेंस चेक करेगी कि इसमें किसी किस्म का हार्मफुल ना हो, किसी किस्म का कोई इशू ना बने। थर्ड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। आपका डाटा सबसे अहम होता है। आप डाटा कहीं से भी कॉपी नहीं कर सकते। आप डाटा एक प्रॉपर जो रिसोर्सेज हैं, वो कैगल हो सकता है, वो गिटअप हो सकता है। वो हमारे पास टेंसरफ्लो लाइब्रेरी ओपन सोर्स है जो डीप लर्निंग के लिए बिल्कुल यूज़ होती है, जिसमें आप डाटा सेट को ऑनलाइन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसमें ट्रिलियंस डाटा सेट पड़े हुए हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं।
आज हमारा ये टॉपिक था जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की कि एआई इकोसिस्टम क्या होता है, उसके पार्ट क्या होते हैं, उसके पिलर्स क्या होते हैं, इसमें एथिकली क्या चीज़ है, चैलेंजेस कौन कौन से हैं, और सबसे जो अहम बात यहाँ इंटरनेट सोसाइटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप का जो यहाँ आपको बिठाने का और हमें लाने का मकसद जो है वो ये है, आप बहुत ज़्यादा सोचें कि आप अपना रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कहाँ प्ले कर सकते हैं। आप एक आइडिया लेके आएँ, इंशाल्लाह हमारी सोसाइटी आपको फंड करेगी। बंडल ऑफ थैंक्स। मेरा यहाँ आपका 1 घंटे का मुसलसल सुनने का, अपना मुकम्मल ध्यान देने का और दरमियान में बोर होने का, फिर अपने आप को वापस लेक्चर में ले आने का, इन तमाम अगर किसी किस्म की कोई दिल आज़ारी हुई हो या कोई बात मेरी बुरी लगी हो या किसी किस्म का आपको कोई इशू हो तो मैं माजरत खा हूँ। मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ हद तक आज आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बाकी किसी किस्म का कोई भी मसला हो, मेरा नाम इश्तियाक नईम है। सर अदील साहब से मेरा नंबर, मेरा ईमेल अकाउंट भी मिल सकता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ गाज़ी यूनिवर्सिटी के अंदर आज के ये सेशन अटेंड करने के बाद बेहद खुशी महसूस कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम बिलखुसूस हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त के साथ बैठे हैं, ना सिर्फ बल्कि प्रॉपर ध्यान से, और हर एक बच्चा मुसलसल ध्यान से पूरा लेक्चर सुन रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो पूछा जा सकता है। बाकी थैंक यू। आप तशरीफ लाए हैं। बंडल ऑफ थैंक्स।